हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 23 नवंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर हम चर्चा करते हैं। आज के जो पहला समाचार है वो ये है कि आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री और उनके पूर्व रक्षा मंत्री सहित हमास के एक नेता मोहम्मद डैफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, युद्ध अपराधों को लेकर और मानवता के विरुद्ध हिंसा को लेकर। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा समाचार है कि एक छत्तीसगढ़ ने अपने चौथे बाघ अभयारण्य और देश के 56वें बाघ अभयारण्य को जो है घोषित किया है। उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। और ये जो लॉन्च किया गया है, ये छत्तीसगढ़ में जो पिछली जनगणना में बाघों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी, उसको रोकने के एक कदम के रूप में इसे अपनाया गया है। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है, कैसे है, क्या अपनाया गया, इसके जरिए कैसे बाघों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। तीसरा मुद्दा है कि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2033 के तहत जो है साइबर सुरक्षा नियम 2024 को जो है अधिसूचित कर दिया गया है। और इसमें जो है साइबर सुरक्षा को लेके कई सारे उपाय बताए गए हैं, जिसमें साइबर सुरक्षा दूरसंचार कंपनियों की जिम्मेदारी तय की गई है और दूरसंचार निर्माताओं की भी जिम्मेदारी तय की गई है, जो देश में दूरसंचार से जुड़े साइबर सुरक्षा थ्रेट्स को कहीं ना कहीं काउंटर या उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला ये देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और ये है इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री गैलेट एलन। इन दोनों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराध का दोषी पाया है और इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसी तरह का हमास का जो नेता मोहम्मद डैफ है, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि वो मर चुका है, लेकिन हमास ने अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया है, तो उसके खिलाफ भी जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। देखा जाए तो इसी तरह की गिरफ्तारी वारंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भी खिलाफ है कि वो युद्ध अपराधों को लेकर। आईसीसी की जहाँ तक बात है, ये हेग स्थित है और यह व्यक्तिगत ऐसे व्यक्तियों को जो युद्ध अपराधों के दोषी हों और जिन्हें उनके देश में दोषी न ठहराया जा सके या जैसी व्यवस्था न हो कि उन्हें उनके दोष में दोषी ठहराया जा सके, ऐसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जो है दोषी ठहराने का कार्रवाई चलती है। ठीक है। और इसमें वो देश शामिल हुए जो कि रोम कन्वेंशन या रोम संविधि का जो है हस्ताक्षर करता है। तो 124 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसमें भारत भी नहीं शामिल है, अमेरिका भी नहीं है, चीन भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीन इसका हस्ताक्षर करता है। तो फ़िलिस्तीन द्वारा ये मामले उठाए गए हैं। आइए ज़रा देखते हैं क्या मामला कह रहे हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध के लिए जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसी तरह का एक वारंट हमास के नेता इब्राहिम अल मसीरी, जिसे मोहम्मद डैफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 7 अक्टूबर 2023 की जो कार्रवाई थी हमास की आतंकवादी बर्बरतापूर्वक, उसके लिए इसे प्रमुख इसका साजिदकर्ता माना जाता है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री, वहाँ के पूर्व रक्षा मंत्री और हमास का नेता मोहम्मद डैफ, इनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। जारी किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा। यह हेग में स्थित है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में। वहाँ पे 2 न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थित है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि 2 देशों के विरुद्ध के मामले को देखता है। एक और वहीं पे स्थापित है, उसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहा जाता है। और यह जो है न्यायालय व्यक्तियों द्वारा युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, इस तरह के मामले को जो है यहाँ पे उठाया जाता है। तो जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच के मामले को देखता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय व्यक्तियों को भी यहाँ पे दोषी ठहराया जाता है। और इसकी स्थापना रोम स्टैच्यू 1998 के तहत जो है की गई है। रोम संविधि या रोम स्टैच्यू, इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना जो है की गई है। और जो देश इसके हस्ताक्षर करता है वो इस यहाँ पे मामले ला सकते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराध जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रामकता का अपराध, और इसमें आरोपी व्यक्तियों का ये जांच करता है
और अगर जहां पे आवश्यक हो मुकदमा चलाता है और उसके लिए गिरफ्तारी आदि का जो है की चीजें कर सकता है। इसके बारे में है या तो अपराध उस देश में किए गए हों जो रोम स्टैच्यू के हस्ताक्षर करता है, यानी जो देश इस आप इसे समझ लीजिए कि आईसीसी के जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, अगर वहां पे अपराध हो रहा हो तो इसमें मामला आ सकता है, या उस देश के नागरिक पर भी कहीं अपराध हो रहा है तो वह भी इस मामले को यहाँ पे ला सकता है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजे गए मामले को भी ये सुनता है, देखता है और सारी चीजें करता है। और इसमें स्थापना सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी, जबकि किसी देश की कानून व्यवस्था या उन कानून प्रणाली उस व्यक्तियों को दोषी न ठहरा सके। देखिए, वैसे तो नॉर्मली किसी देश की कानून व्यवस्था की उम्मीद की जाती है कि वो मानवता के विरुद्ध अपराध या अन्य चीज़ों पर वो उसके अधिकारों की रक्षा करेगा, दंड देगा। लेकिन कई बार ऐसी होती है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, जब पूरी की पूरी सरकार किसी की दोषी हो जाए, ऐसे में जो दोषी लोग हैं उनको वहाँ पे अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर उनको मामला कहाँ पे लाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में। यह व्यक्तियों के मामले को देखता है, जबकि हेग में ही स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है, वो अंतर्राज्यीय विवादों को देखता है, व्यक्तियों के मामले से उसका कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान सहित 124 देश हैं रोम संधि पर, तो वो इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, चीन इसका सदस्य नहीं है, अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, रूस इसका सदस्य नहीं है, इजराइल इसका सदस्य नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन 2015 में इसका सदस्य बना है। तो फिलिस्तीन के लोगों पर अगर कुछ हो रहा है या फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तो ये ग्राउंड बन जाता है वहाँ पे होने का। अगर फिलिस्तीन भी हस्ताक्षर करता नहीं होता तो ये मामला वहाँ पे नहीं जा सकता था। आईसीसी में इस मामले कैसे शामिल लिया, तो देखिए 2018 में फिलिस्तीन ने पूरे मामले को, उसके पूरे फिलिस्तीन के में जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर वो गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। 2023 में फिर घटना हो जाती है 7 अक्टूबर को। उसके बाद नवंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोल्विया, कोरोमेस, जिब्ती आदि देशों ने भी इस मामले को पुनः रेफरल किया है। जनवरी 2024 में चिली, मेक्सिको और फिलिस्तीन राज्य की स्थिति को पुनः जो है रेफरल किया है। तो एक तरह से देखा जाए कि 2018 का मामला है, जिसमें अक्टूबर 2023 के बाद की जो परिस्थितियां हुई हैं, जो इजराइल ने गाजा पे शुरू किया है परिस्थितियां, जवाबी कार्रवाई, उसके लेकर भी मामला यहाँ पे आया है। तो इसमें जो बातें आरोप लगाए गए हैं वो ये है कि दोनों ने युद्ध के तरीके में भूखमरी से युद्ध का अपराध है। यानी इन लोगों ने, जैसे जो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पे है, कि इन्होंने एक युद्ध अपराध के रूप में यानी भूखमरी को एक युद्ध के अस्त्र के रूप में स्थापित किया है। और ये कहीं ना कहीं मानवता का जो है खिलाफ जो है, और साथ ही में जो इजराइल की सेनाओं द्वारा जो है या कार्मिकों द्वारा वहाँ पे अमानवीय कृत्य या मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके लिए भी इन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए, कह रहा 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 मई 2024 तक भोजन, पानी और दवा और चिकित्सा आपूर्ति, साथ ही ईंधन और बिजली सहित अनेक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य जरूरी चीज़ों को रोककर या उनमें बाधा पहुंचा के कहीं न कहीं ये भुखमरी से युद्ध अपराध का जो है दोषी इन्हें पाया गया है। बाकी जो वहाँ के इनके इजरायली कार्मिक काम कर रहे हैं, सेना के कार्मिक कर रहे हैं, उनके लिए जो उनकी की जा रही चीज़ें वो तो अलग ही है। ठीक है, अब यह है कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं, सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। ऐसे में अब इनमें से कोई भी अगर किसी ऐसे देश में जाता है जो आईसीसी का सदस्य है तो उसे गिरफ्तार करके उन्हें सौंपेगा, हेग न्यायालय को सौंपेगा। लेकिन देखा यह जाता है, जैसे इस मामले में है कि ये जो है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन देशों की यात्रा नहीं करेंगे जो आईसीसी के सदस्य हैं। अमेरिका बिल्कुल सदस्य नहीं है, चीन बिल्कुल नहीं है, भारत नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट पुतिन, वो भी आईसीसी ने उन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा था। उसके पीछे ये था कि अब इनका पश्चिमी देशों से आना जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ इनका संबंध है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं तो यहाँ पे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कैसे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे जब भारत आईसीसी का सदस्य ही नहीं, तो वो भारत पे लागू नहीं होगा। तो इसलिए ये कोई बहुत जैसे है नहीं, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हो कि हमास के लोगों का, हमास नहीं बल्कि जो फ़लस्तीन के लोगों की एक नैतिक विजय होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रोकता है उन देशों को। जैसे आप जो आपके मित्र हैं, आपके मित्र देश अगर आईसीसी के सदस्य हैं तो वो बाध्यकारी हैं, तो आप उनके लिए ऑकवर्ड स्थिति नहीं पैदा करेंगे तो आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बस उतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए इजराइल ने भी कहा है, और बाकी जो इजराइल के समर्थक देश हैं उन्होंने, अमेरिका आदि ने भी कहा है कि वो इसको मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गुरु घासीदास तामोर पिंगला बाघ अभयारण्य, ये जो है
छत्तीसगढ़ का बिल्कुल नया नया बाघ अभयारण्य बना है और वहाँ उस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य है और पूरे भारत का ये 56वां जो है 56 बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व है। और देखा जाए इसकी आबादी मतलब क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा भी बाघ अभयारण्य है। 2022 की जो बाघों की जनगणना हुई थी तो उसमें जो आधिकारिक आंकड़े बता रहे थे वो ये था कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कम हो रही थी और वो एक तरह से कहीं चिंता का विषय है। हालांकि उसके बाद कुछ जो आंकड़े बता रहे हैं वहाँ की अथॉरिटी बता रही है वो ये बता रही है कि संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसी के क्रम में एक नए क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, तो देखिए इस महीने के शुरुआत में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गुरु घासीदास तामोर पिंगला को भारत के 56वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। इस अभयारण्य के छत्तीसगढ़ को अपनी बाघ आबादी में सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो हाल के वर्षों में कम होती जा रही है। साथ ही साथ इस अभयारण्य में चीतों को फिर से लाने की राज्य की महत्वाकांक्षा के लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि 1940 के दशक से यहाँ पे चीतों को या जो चीता हैं उनकी आबादी नहीं देखी गई है। इस अभयारण्य के बारे में देखें तो ये चौथा बाघ अभयारण्य है। उसके पहले अचनकमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी 3 अन्य बाघ अभयारण्य वहाँ पे थे, छत्तीसगढ़ में हैं। तो उसके अतिरिक्त ये चौथा बाघ अभयारण्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 2829 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन जाएगा, टाइगर रिजर्व बन जाएगा। यह देखा जाए तो उत्तर आदिवासी सरगुजा क्षेत्र के 4 जिलों महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में यह फैला हुआ है। और ये जो अभयारण्य है यह मध्य प्रदेश के और झारखंड के 2 इसी तरह के बाघ अभयारण्य, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य और झारखंड का पलामू में स्थित बाघ अभयारण्य, पलामू बाघ अभयारण्य, इन दोनों के बीच में आता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में संजय दुबरी जो टाइगर रिजर्व है उसके भी सटा हुआ है। यानी एक तरह से ये जो टाइगर जो है गलियारा टाइगर कॉरिडोर वाला है उसमें ये उल्लेखनीय महत्व करेगा इसको अपनाने से। इसमें कई सारे वन्य जीव प्रजातियां रहते हैं, बाघ तो रहते ही रहते हैं, हाथी रहता, भालू, गिद्ध, मोर, भेड़िया, तेंदुआ, उदबिलाव, चीतल, लकड़बग्गा, लंगूर, नीलगाय, बायसिन ये सब रहते हैं। और यहाँ पे साल, साजा, धावड़ा और कुसुम आदि के वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यह है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बाघों की आबादी कितनी है, जिनको बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जा रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्य वन्यजीव वार्डन कहते हैं कि वर्तमान में राज्य में 3 उपवयस्क और 2 शावकों सहित 30 बाघ हैं। और इस जो टाइगर रिजर्व है इसमें 5 से 6 बाघ हैं, ऐसा इनका कहना है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2023 में जारी की गई अंतिम आधिकारिक बाघ रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में यहाँ पे 46 से बाघ थे, जो घटकर 2022 में मात्र 17 रह गई थी। और ये कह रहे हैं कि बाघ वार्डन बढ़ रहा है, तो हम मान रहे हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन अभी 2014 के आंकड़े से काफ़ी कम है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लाया गया है छत्तीसगढ़ अपनी बाघ आबादी के लिए, तो उसमें एक उपयोजना के रूप में इसे लाया गया है। तो यहाँ पे क्या करने का प्लान है कि ये जो बाघ अभयारण्य बनाया जाएगा यहाँ से बांधवगढ़ से और संजय दुबरी से, क्योंकि दोनों सटा ही है, बांधवगढ़ और उसके तो बीच में आता है, संजय दुबरी से जो मध्य प्रदेश का है वहाँ से कुछ बाघिनों को लाया जाएगा, ताकि नर बाघों को जो है नए बाघ अभयारण्य में लाया जाएगा, ताकि नर बाघों का अनुपात जो है पूरा हो जाएगा। साथ ही इसमें गश्त करने के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें वायरलेस मजबूत सड़क कनेक्टिविटी विकसित करना होगा। और क्या करेंगे, बाघों के लिए शिकार का आधार बनाना पड़ेगा, और इसके लिए वो पहले से ही काम करना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे घास आदि लगाने की व्यवस्था शुरू हो गई, उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था शुरू हो गई, ताकि वहाँ पे शाकाहारी जानवर आने लगे। और दूसरे राज्यों से भी और अन्य स्थानों से भी सैकड़ों चीतल, जंगली सूअरों को भी यहाँ पे लाया गया है, यानी उनके खान पान में कोई दिक्कत न हो। साथ ही मध्य प्रदेश के साथ वन्यजीव गलियारों को भी मजबूत करना शुरू किया गया, जहाँ की बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये उसी के साथ कि मध्य प्रदेश में वृद्धि हो रही है, तो इसे हमारे उससे सीखते हुए हम अपने यहाँ भी वृद्धि कर सकते हैं। और जो है कि यहाँ पे संभावित मनुष्य और जो है वन्य जीव संघर्ष है उससे भी बचने की कोशिश करने की बात इसमें की गई है, क्योंकि ये जो रिजर्व है इसमें 42 कम आबादी वाले गांव रह रहे हैं। उनको ये ऑफर दिया जा रहा है कि आप चाहे तो रिलोकेट हो जाए और आप चाहे तो यहाँ पे रहें स्वेच्छा से।
इन लोगों को इस अभयारण्य में जो संबंधित नौकरी दी जाएगी उनमें इनको वरीयता दी जाएगी। साथ ही में जो प्राधिकरण है बाघ अभयारण्य का, वो इन लोगों को इस पर्यटन से संबंधित व्यवसाय, टूरिस्ट गाइड, होम स्टे जैसे आदि चीजों के लिए उन्हें प्रशिक्षित भी करेगा, ताकि वो यहाँ पे अपने जीविका को ले ले, ताकि वो बाघों के प्रति, जैसे बाघ अभयारण्य बनता है तो उनको वहाँ पे निकलने की बात हो जाती है, वहाँ पे उनको साथ से रखने की बात है कि उसी के साथ ये समाहित किए जा सके। पूरी तरह से उनकी इच्छा पे है कि वो वहाँ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। अगला जो समाचार है वो टेक्निकल ही न्यूज है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया, खासतौर से दूरसंचार नियमों के तहत। देखिए, अभी बहुत सारी साइबर सुरक्षा की समस्याएं आती हैं, उसमें दूरसंचार कंपनियां, दूरसंचार जो सेवाएं, टेलीकॉम कंपनियां जो होती हैं, उनकी भूमिका को लेकर कोई बहुत स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। अभी तक तो चलो भारतीय ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है ये दूरसंचार या टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में विदेशी कंपनियों की भी भागीदारी बढ़ेगी। जैसे अभी स्टारलिंक को हमने कहीं ना कहीं ऑफर दिया है, तो ऐसे में हमारे पास एक ऐसा नियम, हमने कानून तो बना दिया था 2023 में ही, लेकिन हमारे लिए उसके लिए जो नियम है उसको भी अधिसूचित कर दिया गया है, ताकि साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत कर दिया जाए। इसमें से जो ज़्यादातर व्यवस्था है, सर्ट इन एक संस्था है, आईटी एक्ट के आईटी मंत्रालय के तहत जो साइबर सुरक्षा के लिए जो है मेल भूमिका उसकी होती है, उसके द्वारा जो दिशा निर्देश था उसी के अनुरूप इसको लाया, मतलब नियम बनाए गए हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो सरकार ने 21 नवंबर को दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दूरसंचार साइबर सुरक्षा अधिनियम है ना, टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी एक्ट नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ये केंद्र सरकार को दूरसंचार कंपनियों से ट्रैफिक डेटा और संदेशों की सामग्री के अलावा कोई अन्य डेटा मांगने की भी शक्ति देता है। ये सरकार को ताकत देगा दूरसंचार कंपनियों से इस तरह के डेटा को मांगने की। सरकार इन सामग्रियों तक पहुंच सकती है और किसी दूरसंचार इकाई को निर्दिष्ट बिंदुओं से ऐसे डेटा के संग्रह के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने का भी निर्देश दे सकती है कि वो अपने यहाँ पे साइबर सुरक्षा को लेकर ऐसे काम करे। देखिए, नियम में 2022 के जो सर्टिन के दिशा निर्देश हैं, उसी के तहत ऐसे कंपनियों के लिए ये ऐसी घटनाओं की पहचान और अधिसूचना को भी 6 घंटे में करने की बात ये इसमें कही गई है। तो देखिए, सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग, अगर साइबर सिक्योरिटी से कोई रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो उसकी रिपोर्टिंग टेलीकॉम कंपनियों के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि साइबर सुरक्षा घटनाओं की जानकारी मिलने के 6 घंटे के भीतर ही सरकार को इसका रिपोर्ट करना पड़ेगा और घटना के प्रभाव में अतिरिक्त सूचना करके जो 24 घंटे के अंदर ये बताना होगा कि उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी रही है, सुरक्षा घटना की अवधि कितनी रही है, सुरक्षा घटना से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र कितना रहा है, उपचारात्मक क्या उपाय किए गए हैं, दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार के कामकाज पर इसका क्या प्रभाव, यानी डिटेल जो है रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर बताना पड़ेगा और 6 घंटे के अंदर आपको बताना पड़ेगा अगर कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीच आपके वहाँ पे हुई है। साथ ही प्रत्येक दूरसंचार कंपनी को कुछ कदम उठाने के लिए कहा गया है, जैसे दूरसंचार साइबर सुरक्षा की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरसंचार कंपनी में संदेशों की सामग्री के अलावा ट्रैफिक डेटा और कोई अन्य डेटा मांगने का अधिकार ये सरकार को यह नियम देता है। सरकार किसी दूरसंचार इकाई को निर्दिष्ट बिंदुओं में ऐसे डेटा के संग्रह और प्रावधान के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण स्थापित करने के लिए कह सकता है कि आप अपने यहाँ स्टोर करके रखिएगा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम ये डेटा मांग सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमने तो ऐसा नहीं किया है। साथ ही में सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने की भी मैंडेट कर दिया है, उनको नियुक्त करना पड़ेगा और ये जो मुख्य सुरक्षा दूरसंचार अधिकारी होगा किसी भी रिपोर्टिंग आवश्यकता के लिए सरकार के साथ ये जो है समन्वय बनाएगा। यानी कि और उसमें यह भी कहा गया है ये जो दूरसंचार अधिकारी होगा ये भारत का नागरिक और यहीं का निवासी भी होगा। ये नहीं कि नागरिक ही केवल हो और निवासी कहीं होगा, यहीं का नागरिक होगा और यहीं का रेजिडेंट भी वह होगा। दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए भी साइबर सुरक्षा एवं दायित्व लाया गया है। कई बार देखा गया है कि कई सारे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर, खासतौर से जो IMEF बनाते हैं, उनके द्वारा जो है देखिए दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति को अपनाना भी आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा रक्षोपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्रवाई प्रशिक्षण, सर्वोत्तम अभ्यास और प्रौद्योगिकियां शामिल है ताकि दूरसंचार साइबर सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इस नीति में उनके दूरसंचार नेटवर्क का परीक्षण करना,
उनकी रेगुलरली ऑडिट करना, जोखिम का मूल्यांकन करना, सुरक्षा घटनाओं की पहचान करना और रोकथाम करना सुनिश्चित करना, ये सब उसमें शामिल होगा। साथ ही कंपनियों को सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए एक त्वरित कार्रवाई प्रणाली अपने यहाँ पे आवश्यकता होगी, जैसे ऐसी घटनाओं के प्रभाव को रोका जा सके और घटनाओं की फोरेंसिक जांच भी किया जा सके। यानी कंपनी को अपने लेवल पर भी साइबर सुरक्षा को लेकर पहल करनी पड़ेगी। साथ ही में जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान IMEI बनाने की जो है बनाते होंगे, उनको ऐसे उपकरणों से बिक्री से पहले बताना होगा। भारत में निर्मित ऐसे उपकरणों की संख्या को सरकार के साथ पंजीकृत करना पड़ेगा, यानी कि कितने ऐसे उपकरणों को उन्होंने बनाया है वो सब पंजीकृत पहले कर दो। और जो लोग ऐसे उपकरणों को आयात करते हैं उनको भी बिक्री के पहले भारत सरकार के साथ पंजीकृत करना पड़ेगा, यानी कि IME के तरफ जो करके यानी कोई उसका दुरुपयोग न कर सके, ये पहल इसमें की गई है। और कुल मिला के ये अगर देखा जाए तो जिस तरह से नए नए प्लेयर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आ रहे हैं, उसको लेकर डेटा सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ये पहल है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।